जिस मनुष्य ने मुझे उस मुखौटा बनाने वाले तक पहुंचाया उसका नाम है, जल्दी बोलो। कह काला। हम? क्या बकवास कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप ये सब कैसे कर रहे हैं। तत्पश्चात आपने स्वयं मुझे ये बताया कि मुखौटे की सहायता से आप ये सब कर रहे हैं। इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये तो मात्र महाराज के चेहरे का एक मुखौटा है। इस सेवक के मुख पर जो जो कार्य तुमने नहीं किए, जिन जिन स्थानों पर तुम नहीं गए, उनके पीछे ये मुखौटा है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि इसका कोई तोड़ तो मेरे पास था नहीं, किंतु खेल तो मुझे भी खेलना था और मैंने खेला भी। अंतर केवल इतना है कि आपके खेल में लोग सत्य बोल रहे थे और मेरे खेल में झूठ। याद है दरबार में आया वो वृद्ध जिसने कहा था, महाराज वो कायर, वो भयभीत व्यक्ति कोई और नहीं अपितु स्वयं महामात्य है। वो डाकू जिन्होंने कहा था कि आप भयभीत होकर भाग खड़े हुए थे। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि विजयनगर के महामात्य हम लोगों से भयभीत होकर भाग गए। मेरे ही कहने पर उन्होंने दरबार में आके आपके समक्ष असत्य कहा था। क्या? आगे भी तो सुनिए। आपको लगा कि ऐसा खेल अवश्य ही कोई आपके साथ भी खेल रहा है, जैसा खेल आपने मेरे साथ खेला था। बस आप तमतमा कर पहुंच गए उस मुखौटे वाले के पास। ये तो मैं चाहता था, क्योंकि आप वहां अकेले नहीं गए, अपितु आपके साथ साथ मैं भी तो वहां पहुंच गया था। जिस समय आप उस मुखौटा बनाने वाले कलाकार से बात कर रहे थे, मैंने मौका देखकर महाराज का मुखौटा और वस्त्र उठा लिए थे। फिर आप जैसे ही वहां से गए, वैसे ही मैं महाराज को मुखौटा पहनकर उस मुखौटा बनाने वाले के समक्ष आकर खड़ा हो गया। शिकारी स्वयं अपने जाल में फंस गया। दूसरों का मुखौटा बनाने वाला अपने समक्ष महाराज को देखकर घबरा गया और मैंने आपका मुखौटा प्राप्त कर लिया। अरे ये क्या हो गया पंडित रामकृष्ण? ये हमने क्या किया? अपना मुखौटा ही जला दिया। अब क्या होगा? जिसे विष की काट नहीं पता, उसे सर्प के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। अभी तो खेल प्रारंभ ही हुआ था, पर हमने उसे पूर्ण विराम ही लगा दिया है? असली खिलाड़ी वो नहीं होता महामात्य जो खेल पर पूर्ण विराम लगा दे, अपितु असली खिलाड़ी वो होता है जो इस प्रकार खेल खेले कि देखने वाला समझ ही ना पाए कि वो खिलाड़ी को देख रहा है या खेल के मात्र एक प्यादे को। ये देखिए। और भी है, किंतु ये क्या हो गया? अब आगे क्या होगा? आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मुखौटे ले लिए थे महाराज, अर्थात मैंने आपके कलाकार से। इसलिए यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे विश्वसनीय साथी आपकी छवि तब तक नष्ट करते रहेंगे जब तक विजयनगर में आपका नाम लेना भी कायरता की निशानी न समझा जाने लगे। अद्भुत अद्भुत पंडित रामकृष्ण, आनंद आ गया। अरे यूं ही थोड़े ही सारा संसार तुम्हें महाबुद्धिशाली प्रकांड पंडित नहीं कहता। चारों खाने चित्त कर दिया तुमने। किंतु एक बात है पंडित रामकृष्ण, खंजर यदि हमारे सीने पर लगा है तो तलवार आपके सर पे भी लटकी है। आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, समझाना चाहते हैं कि इस मुसीबत से बचने के लिए हमें हाथ मिलाना होगा, सोचना होगा कि आगे क्या करना चाहिए। हाँ तो सोचिए सोचिए, विजयनगर के महामात्य में इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए। सोचिए सोचिए, शीघ्र सोचिए। देखो जो भी हुआ वो हमने नहीं किया,
और जो हुआ वो आपने भी नहीं किया, किंतु हम दोनों को कोई तीसरा तो ढूंढना होगा ना, जिस पर यह दोषारोपण किया जा सके कि कोई तीसरा था जिसने इन मुखौटों का षड्यंत्र रचकर हम दोनों को फंसाना चाहा, हम दोनों को दंड दिलाना चाहा। किंतु दोष लगाएंगे किस पर? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी ने देखा ना हो, सिर्फ उसके बारे में सुना हो, ऐसा काल्पनिक व्यक्ति कौन हो सकता है? कपाल शत्रु। कपाल शत्रु वो लुटेरा जो विजयनगर के आसपास के राज्यों की सीमा पर लूटपाट करता है। हाँ, अति उत्तम विचार पंडित रामकृष्ण। उसे तो किसी ने देखा भी नहीं है, मात्र उसका नाम सुना है। तो यही निश्चित रहा। किंतु एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, यदि मेरे साथ किसी भी प्रकार की चतुराई करने का प्रयत्न किया गया तो ऐसे और भी मुखौटे हैं मेरे पास। अब पंडित रामकृष्ण हमारे एक और शत्रु की जीवन लीला समाप्त करने में हमारी मदद करेगा। अब हम एक ही तीर से कई शिकार करेंगे और हमारा अगला तीर बनेगा स्वयं पंडित रामकृष्ण। मान गए आपको? पूरे विजयनगर में आपकी ही चर्चा है। हमने तो ये तक सुना है कि राज दरबार में आपने पंडित रामकृष्ण ही नहीं अपितु कैकाला को भी परास्त कर दिया। अब तो आपकी बड़ी पूछ हो गई है। हमारी पूछ हो गई है? पूछ नहीं, पूछ पूछ अर्थात महत्व। महत्व तो बहुत हो गया है। अब क्या बताएं, महाराज तो हमसे इतने प्रभावित हो गए हैं, हमें तो लगता है कि कहीं वो अपनी राजगद्दी हमें न सौंप दें। राजगद्दी हम नहीं मानते। हम तो मानते हैं, अर्थात हम झूठ क्यों बोले? देखो मंदाकिनी, तुमने हमें कहा कि पंडित रामकृष्ण को परास्त कर दें। हमने पंडित रामकृष्ण के साथ साथ उस कैकाला को भी परास्त कर दिया। जानती हो किसके लिए? किसके लिए? तुम्हारे लिए। बात तो आप सही कह रहे हैं कि तो इतने बड़े विजयनगर के इतने बड़े राजगुरु खाली हाथ आ गए। खाली हाथ आ गए? हम खाली हाथ नहीं आए। हम तो तुम जैसे बहुमूल्य रत्न के लिए बहुमूल्य रत्न जड़ित हार लेकर आए हैं, जो हमने स्वयं पसंद किया है। धनी मरे जी, ये लिए। अरे हमारे सर पर क्या चढ़ रहे हो? दूर हटाओ, दूर हटाओ, हटाओ। हम स्वयं तुम्हारे लिए ये बहुमूल्य रत्न जड़ित हार लेकर आए, है ना धनी मनी? मंदाकिनी देवी जी, गुरुजी कहने लगे कि मंदाकिनी का रूप और इस उपहार का स्वरूप दोनों एक जैसा ही है। बस बस बस, अब हमसे रुका नहीं जा रहा। ये उपहार शीघ्र ही हमें दे दीजिए। चुप करिए! धनी मनी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरा रूप छिपकली के जैसा? अभी बताती हूँ। मंदाकिनी, अरे मंदाकिनी, मारो, मारो। हे प्रभु, हमसे हमारे पिताश्री की ये स्थिति देखी नहीं जाती, अतः हम प्रण लेते हैं। जब तक हमारे पिताश्री निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाते, हम अन्न और जल त्याग देंगे। गंगा घाट पे सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोज कराया होगा, चारों धाम और सभी तीर्थ यात्राएं नंगे पांव की होगी, तब जाकर तुम्हारी जैसी पुत्री प्राप्त हुई है महामात्य को। किंतु भोजन का त्याग क्यों कर रही हो? पहले से ही इतनी पतली हो कि देखकर लगता है कि मात्र एक समय का भोजन ही मिलता है तुम्हें। लो खा लो। हमने कहा ना हम नहीं खाएंगे। अरे खा लो ना, अन्न ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भोजन ने थोड़ी ना तुम्हारे पिता पर दोष लगाया है। हमने कहा ना हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है,
मत खाओ। ये बताओ, यदि तुम्हारी दासी दूर खड़ी है तो तुम उसे कैसे बुलाओगी? यहाँ आम्रपाली बहुत दूर खड़ी है, कैसे बुलाओगी? ओह, गया पूरा का पूरा लड्डू मुंह में गया। अब खाओ। रुको तुम, ये क्या किया तुमने? तुमने हमें लड्डू खिलाकर हमारे प्रण तोड़ दिए। हाँ, क्योंकि इधर तुमने प्रण लिया, उधर प्रभु ने तुम्हारी सुन ली। अर्थात इधर आओ। मुझे अपने गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि महामात्य को वो मार्ग मिल गया है जिससे वो स्वयं को दरबार में निर्दोष सिद्ध करने वाले हैं। भास्कर, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ। पंडित रामाकृष्ण का पुत्र भास्कर संगीत की साधना करते समय ध्यान पूर्ण रूप से संगीत पर होना चाहिए, अन्यथा वादन यमराज के अभिवादन का कारण भी बन सकता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ? कैसे आना हुआ? हम आने का कारण तो अवश्य बताएंगे, किंतु उससे पूर्व जो हमने देखा है वो आपको बताना अति आवश्यक है। क्या देख कर आ रही हो? आपकी प्रिय पुत्री आम्रपाली को किसी के साथ। किसके साथ? आपके शत्रु पंडित रामाकृष्ण के पुत्र भास्कर के साथ। आप तो यह संगीत सुनने में विलीन हैं और वो दोनों वहां प्रेम के गीत गा रहे हैं। हम अपनी पुत्री को भली भांति जानते हैं, वो कदापि ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी। रही बात भास्कर की, तो उसे अच्छी तरह ज्ञात है कि आम्रपाली हमारी पुत्री है और हम वो आग हैं जो जलाकर भस्म करते हैं। हमारी शक्ति का अनुमान है उसे। कौन सी शक्ति महामात्य? आपको तो पूरा विजयनगर। बस ऐसा कुछ मत कहना कि कल जब हम दरबार में स्वयं को निर्दोष सिद्ध करें तो वो सब देखने के लिए तुम जीवित ना हो। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि कल हम क्या करने वाले हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए हमें हाथ मिलाना होगा, सोचना होगा कि आगे क्या करना चाहिए। तो सोचिए सोचिए। आपने अपने शत्रु के साथ हाथ मिलाया? हाथ अवश्य मिलाया है, किंतु दूसरा हाथ उसकी गर्दन दबोचने के लिए तैयार है। कल दरबार में पंडित रामकृष्ण तड़प तड़प कर स्वयं को कोसेगा कि क्यों उसने हमसे शत्रुता की। देखना कल दरबार में क्या होता है। संभाल के संतुलन बनाए रखिए। हो अब यही शेष रह गया था का शारदा अम्मा? इस आयु में लंगड़ी खेलकर अपनी हड्डी तोड़वानी है क्या? तो तेरी सही सलाह देने पर भी शाबाशी की जगह एक जोर का थप्पड़ मारा इन्होंने। हाँ, इसलिए क्योंकि मैं लंगड़ी नहीं खेल रही हूँ। मैंने भगवान के सामने ये प्रण लिया है कि जब तक तुझे निर्दोष सिद्ध। ये निर्दोष? तुम्हें बीच में अपनी टांग अड़ाना आवश्यक है ना?
किंतु पर मैं शारदा अम्मा कह रही हैं कि मैं, बापू, शारदा अम्मा हम सब एक ही हैं। तुम आगे बोलो ना। तो मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक वो तेरे बापू को भगवान निर्दोष सिद्ध नहीं कर देते तब तक मैं ऐसी एक टांग पे खड़ी रहूंगी। अरे तब तो तुम्हें तुरंत अपने दोनों पांव पर खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि बापू से मेरी बात हो गई है। वो कल दरबार में स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने वाले हैं। हाँ हाँ। पर नहीं, मैं कल तक ऐसी एक टांग पे खड़ी रहूंगी। अरे आ जाओ ना अपने दोनों टांगों पर। नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? नहीं। क्या कर रहा है? शारदा अम्मा, अपने पुत्र पर भरोसा रखो, बापू पर आंच तक नहीं आएगी। पक्का? पक्का। ना तो पंडित रामकृष्ण और ना ही महामात्य अब तक दरबार में उपस्थित हुए। कारण जान सकते हैं हम? महाराज, हमें तो लगता है कि दोनों भाग गए होंगे। आ गए। आपको सब ज्ञात है ना क्या करना है? आइए। पकड़ो इन दोनों को। चोर चोर। ये कैसे संभव है? दो पंडित रामकृष्ण और दो महामात्य। महाराज, ये हम क्या देख रहे हैं? नाकुश, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें इन दोनों का हाथ था। नहीं महाराज, ये तो मात्र एक उदाहरण था ये सिद्ध करने के लिए कोई है जो षड्यंत्र रच रहा है हमारे और पंडित रामकृष्ण के विरुद्ध। है ना पंडित रामकृष्ण? हाँ महाराज, और मैं महामात्य जी के साथ मिलकर उसी को ढूंढने में लगा था जिसने हमारी छवि को धूमिल किया, हम पर इतने सारे दोष लगवाए। यदि ये दोनों निर्दोष सिद्ध हो गए तो हम महाराज के प्रिय कैसे बनेंगे? महाराज, आप इनकी कोई भी बात मत मानिएगा। ये अवश्य इनकी रणनीति है बच निकलने की। अरे राजगुरु जी, आप शांत हो जाइए, पहले हमें इनकी बात तो समझने दीजिए। समझ लीजिए महाराज, समझ लीजिए। बैठिए। हाँ तो महाराज, सर्वप्रथम मुझ पर यह आरोप लगाया गया कि मैंने कुछ व्यक्तियों से धन उधार लिया है और उनके साथ छल कर रहा हूँ। तत्पश्चात मुझ पर यह दोष लगाया गया कि मैंने एक स्त्री से विवाह किया है और अब उसे ठुकरा रहा हूँ। इसी भांति महामात्य पर यह दोषारोपण किया गया कि ये कायर है। सत्य। एक चूहे से भयभीत हो गए और तो और डाकुओं का सामना नहीं कर पाए, उनसे डरकर भाग गए, यहाँ तक कि महाराज के मुकुट का भी अपमान किया। फिर मैंने ध्यान से सोचा तो पाया महाराज कि वो जो कोई भी है वो एक जैसी चाल
हम दोनों के विरुद्ध चल रहा है। कैसी चाल? वही चाल महाराज कि कैसे हम दोनों की छवि को धूमिल किया जाए, कैसे हम दोनों के मान और सम्मान को अपमान में परिवर्तित कर दिया जाए और कैसे हम दोनों को इस राज दरबार से निष्कासित करवा दिया जाए। किंतु ऐसा कौन कर सकता है? कपाल शत्रु महाराज। कौन है ये कपाल शत्रु? वही कपाल शत्रु जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा है। वो तो भला हो पंडित रामकृष्ण का कि ये भाप गए कि एक षड्यंत्र है। इनकी बुद्धिमता और चातुर्य से एक और गुत्थी सुलझ गई, अन्यथा आपने तो अभी तक हम दोनों को दंड सुना ही दिया होता। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बताइए कि कपाल शत्रु कौन है? महाराज, कपाल शत्रु उसका नकली नाम है। नकली नाम? तो फिर असली नाम क्या है? उसका नाम और पता पंडित रामकृष्ण की सूझबूझ से हमें मिल गए। महाराज, हमने अपने सैनिक उसके निवास स्थान पर भेजे थे, जहां से कई साक्ष्य हमें मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कपाल शत्रु भी वही है और इस षड्यंत्र का सूत्रधार भी वही है ना पंडित रामकृष्ण? कपाल शत्रु नकली नाम है और उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है। इस विषय में तो कोई बात नहीं हुई थी। क्या बताना चाहते हैं ये? बताइए पंडित रामकृष्ण, कौन है कपाल शत्रु? बताइए पंडित रामकृष्ण। जी जी महाराज, महामात्य सत्य कह रहे हैं। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो षड्यंत्रकारी के निवास स्थान से मिले साक्ष्य हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। अनुमति है महामात्य। सैनिक, वो समस्त साक्ष्य लेकर आओ जो पंडित रामकृष्ण के कहने पर षड्यंत्रकारी के निवास स्थान से मिले थे। मुखौटे बनाने वाली सामग्री और ये मुखौटे मिले हैं। इसमें महाराज आपका भी मुखौटा है। क्या उस मुखौटे बनाने वाले का इतना दुस्साहस कि उसने हमारा भी मुखौटा बना दिया? मामाते, आप नाम बताइए उस मुखौटे बनाने वाले का। बताइए ना, हम उसे अभी के अभी दंड देंगे। महाराज, ऐसे षड्यंत्रकारी को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। हाँ। कहिए मामाते, नाम लीजिए उसका, कौन है वो? महाराज, षड्यंत्रकारी और कोई नहीं अपितु राजगुरु तथाचार्य है।